इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है और जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक मीडियम है इस तरफ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ है μ1 और एक मीडियम इस स्फेरिकल सरफेस के पीछे की तरफ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ μ2। तो ऐसे केस में रिफ्रैक्शन को कैसे स्टडी किया जाएगा, कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कितनी डिस्टेंस पर जाकर बनेगी, और अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस दो मीडियम को अगर डिवाइड करता है तो इसमें फोकल लेंथ की बात नहीं चलने वाली है, इसमें चलने वाली है इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या रिलेशन होगा इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में और इमेज जो दूसरे मीडियम में बनने वाली है उसकी डिस्टेंस पे। तो चलिए पढ़ते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले मैं एक केस मान रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, तो यहां से अगर लाइट रेज स्टार्ट होती हैं तो वो इस कर्व सरफेस पर यहाँ नॉर्मल में ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अभी मैं इसको डेंसर मीडियम मानकर चलता हूं तो उसकी इमेज यहाँ इस जगह पर कहीं ना कहीं बन जाएगी। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये नॉर्मल है, तो यहां पर अगर मैं मानूं एक एंगल θ1 जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे मीडियम में यहां पर मान लेता हूं θ2। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर दूं ताकि आप इसको देख पाए। ठीक है, यहां पर हो गया θ2 जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। अभी कंसिडरेशन के लिए मैं मान लेता हूं जहां ऑब्जेक्ट है यहां ये एंगल बनेगा अल्फा, जहां पर इमेज बनी है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल यहां मैं मान लेता हूं बीटा, और ये वाला जो एंगल होगा इस तरफ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में होगी इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस एंगल को मैंने मान लिया है गामा। तो अभी मैं कुछ डिस्टेंसेस और मार्क इसमें कर देता हूं कि यहां से इमेज तक की जो डिस्टेंस है ये रहेगी v, और यहां से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस रहने वाली है वो रहेगी u। तो अब हमारा टारगेट है u, v और r में रिलेशन क्रिएट करना जो आएगा इन टर्म्स ऑफ μ1 एंड μ2 जो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं अलग अलग। तो शुरुआत के लिए मैं लेता हूं स्नेल्स लॉ। मैं इसकी शुरुआत करूंगा स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें कुछ चीजें लिखूं तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और उसमें जो एंगल बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है θ1। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, उसमें बनने वाला यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है θ2। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 into sin θ1 will be equals to μ2 sin θ2। और ऐसे केस में ये जो एंगल्स हैं ये बहुत छोटे लिए गए हैं क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखें तो ये काफी बड़ी मानी जाती है, तो इस वजह से हम छोटे एंगल पर ही इसको स्टडी करेंगे। और ये वाली जो यहाँ पर हाइट होगी ये लगभग हम मानकर चलेंगे कि इस छोटे से एरिया में ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। अभी इसको मैंने हाइट रख दी है h। और छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा की वैल्यू होती है थीटा। तो अगर मैं इसको यहां से आगे बढ़ाता हूं तो ये बनेगा μ1 इंटू θ1 विल बी इक्वल्स टू μ2 इंटू θ2। साइन θ1 की जगह पर लिख दिया है θ1 और साइन θ2 की जगह पर लिख दिया है θ2। छोटे एंगल के लिए ये कंसिडरेशन ली जाएगी। तो अभी मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा अगला टारगेट होगा कि मैं ये θ1 और θ2 की वैल्यूज फाइंड करके लाऊं जो आएंगी अल्फा बीटा और गामा के फॉर्मेट में, फिर मुझे उनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है लेकिन आप जमे रहिए और इसको अच्छे से सुनना, ये बिल्कुल आपके लिए आसान रहने वाला है। तो चलिए अगला टारगेट हम क्या करेंगे। अगला टारगेट होगा कि मैं अलग अलग ट्राइंगल में स्टडी करूंगा अल्फा बीटा और गामा को। तो अभी मैं ये वाला जो ट्राइंगल है इनको मैं नाम देता हूं O, ये M है और ये यहां पर है N। तो मैं एक ट्राइंगल उठाता हूं यहां से O M N। इस ट्राइंगल में अगर मैं यूज करता हूं tan थीटा तो जो बनेगा tan अल्फा। tan थीटा के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें तो वो होगा हाइट अपॉन बेस। तो हाइट यहां पर दी हुई है h, तो ये हो जाएगा h अपॉन बेस। और बेस क्या बनेगा इस ट्राइंगल के लिए, ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी u वो होगा बेस। तो ये हुआ tan अल्फा, और ये एंगल छोटे हैं इसलिए tan अल्फा की वैल्यू भी अल्फा ली जाएगी बिकॉज tan थीटा विल बी इक्वल्स टू sin थीटा दैट इज एक्चुअली थीटा। तो tan थीटा भी बन जाएगा थीटा, यानी कि अल्फा कैन बी रिटन एज h बाय
u फ्रॉम हियर। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़े। ऐसे ही मैं गामा के लिए अप्लाई करूंगा। इस वाले ट्राइंगल में जो होगा एम एन, इसको मान लेते हैं सी, तो यहां पर आएगा 10 गामा विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन दिस बेस विल बी आर। तो यहां से गामा इक्वल्स टू आ जाता है एच बाय आर। सिमिलरली 10 बीटा विल बी एच अपॉन दिस वी। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, तो इसमें एच अपॉन वी। तो यहां से बीटा भी निकल कर आता है क्या, एच बाय वी। तो ऐसे ही अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है यू वी और आर के फॉर्मेट में। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। जो थीटा 1 है और थीटा 2 है, उनका एक रिलेशन बनाना पड़ेगा अल्फा बीटा और गामा के फॉर्मेट में। तब मैं इक्वेशन 1 में थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट करूंगा और मेरा जो रिजल्ट है वो आने लगेगा। तो आगे बढ़े। इसमें यहां पर अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे इस जगह पर, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये होगा 90 माइनस अल्फा। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। अभी इस हाइट को मैं रिमूव कर दूं, यहां से इसको मैं क्लियर करूं, तो ये वाला जो एंगल बनने वाला है ये होगा 90 माइनस अल्फा। ऐसे ही इस तरफ वाला जो ये एंगल बनने वाला है ये होगा, यहां पर ये वाला एंगल बनने वाला है 90 माइनस गामा। तो अगर आप इस ग्रीन वाली जो लाइन है उस पे बनने वाले इन सारे एंगल्स को अगर स्टडी करते हैं यहाँ से, तो इनका टोटल क्या बनने वाला है, तो इनका टोटल बनने वाला है कुछ ऐसा। दैट विल बी थीटा 1 प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस गामा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 180 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा 1 निकल कर आता है गामा प्लस अल्फा। और जब आप इस तरफ यहाँ इस रीजन में स्टडी करेंगे इस वाले ट्राइंगल को, इसमें अभी ये एंगल मैं मान लेता हूँ, ये एंगल होगा 180 माइनस गामा। तो इस वाले ट्राइंगल को आप यहाँ स्टडी करेंगे, ट्राइंगल का नाम होगा एम सी और ये आई। तो यहाँ पर स्टडी करेंगे थीटा 2 180 माइनस गामा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, ये हो जाएगा थीटा 2 प्लस 180 माइनस गामा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से थीटा 2 निकल कर आता है गामा माइनस बीटा। और अब ये थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो रिजल्ट हमें दिखने लगेगा। तो मैं अभी इसको यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर 1 पर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो होगा μ1 इंटू थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू होगी गामा प्लस अल्फा इक्वल्स टू μ2 इंटू थीटा 2, थीटा 2 की वैल्यू होगी गामा माइनस बीटा। तो यहाँ से हम चलते हैं μ1 गामा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे h बाय आर प्लस अल्फा की वैल्यू h बाय u। सिमिलरली दिस साइड μ2 गामा की वैल्यू फिर से h बाय आर माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे h बाय v। दोनों तरफ से h आपको कॉमन दिखेगा तो वो उसको कैंसिल करते चले जाएंगे यहाँ से। तो अभी रिमेनिंग जो रिजल्ट होगा वो होगा μ1 बाय आर प्लस μ1 बाय यू इक्वल्स टू μ2 बाय आर माइनस μ2 बाय वी। आर वाली टर्म्स मैं एक तरफ करूंगा और ये वी वाली टर्म मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा μ2 बाय वी प्लस μ1 बाय यू विल बी इक्वल्स टू
mu2 बाय r माइनस mu1 बाय r। एज ए रिजल्ट ये होगा mu2 बाय v प्लस mu1 बाय u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 बाय r। और यहाँ पर जब मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा v u और r के लिए, तो v और u पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि वो सेकंड मीडियम में थे, राइट हैंड साइड पर u नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर u अगर नेगेटिव लेते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये है फाइनल रिजल्ट हमारा, जो है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस r। तो ऐसा रिलेशन हमारा निकलकर इसमें आता है। तो ये रिलेशन आपके काम आने वाला है अलग अलग क्वेश्चंस में, जहां पर भी रिफ्रैक्शन हम डील कर रहे होंगे स्फेरिकल सरफेस की वजह से। जैसे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है कि एक सॉलिड स्फीयर है ग्लास का बना हुआ, उसमें एक एयर बबल, बहुत छोटा सा एयर बबल ट्रैप है। तो अगर ऊपर से हम इसको देखते हैं तो उस बबल की पोजीशन क्या दिखेगी, उसकी लोकेशन, जो इमेज बनने वाली है वो बबल हमें कहाँ पर दिखेगा एक्चुअल में। तो हम उसमें सिंपल जो प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन के रूल्स थे अपरेंट डेप्थ वाले, वो हम यूज नहीं कर सकते, हमें चलना पड़ेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर है एक स्फेरिकल सरफेस। तो उस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। इसमें अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।